Hello +1 class. Today we are going to start our next topic, that is political system of Japan. हम इसमें जापान के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं चैप्टर का, एंड देन हमने जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, चाइना एंड जापान के बारे में, वहाँ का थोड़ा कल्चर, वहाँ के लोग कैसे थे और वहाँ का फूड आइटम क्या क्या था, इसके बारे में हम अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में होगा, जो जापान का पॉलिटिकल सिस्टम था. और ये जो टॉपिक है आपकी बुक में, दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 234 एंड 235 इन योर एनसीईआरटी बुक. तो ये 2 पेजेस पे आपका ये टॉपिक रहेगा. तो बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की. किसी ना किसी कंट्री को चलाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए ही होता है. कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई ना कोई गाइड या किसी की गाइडेंस, या किस तरह से जो है एक कंट्री को चलाया जाए, उसे रन किया जाए, उसके लोगों का डेवलपमेंट किया जाए, कंट्री का डेवलपमेंट किया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, लोगों की हेल्थ डेवलप की जाए, लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, लोगों को इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ दी जाए, एंड जो कंट्री है उसका अदर कंट्रीज़ के साथ लिंक हो, रिलेशनशिप बने. तो इस सारी चीज़ों की प्लानिंग के लिए या इन सारी डेवलपमेंट के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, दैट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम. तो वहाँ पे क्या था, जापान में क्या कहते हैं कि 12th सेंचुरी से पहले का जो टाइम पीरियड था ना, 12th सेंचुरी से पहले का जो टाइम पीरियड था, अब मैंने पहले के लिए ऊपर की तरफ एरो लगा दिया तो समझ आना कि 12th सेंचुरी के पहले का जो टाइम पीरियड था, कहा जाता है कि एक ऐसे एम्परर थे जापान में जो कहाँ से थे, क्योटो से. कहाँ से थे, क्योटो से थे. और 12th सेंचुरी के बाद से, यानी 12th सेंचुरी से जो ये इम्पीरियल कोर्ट था उसने अपनी पावर खो दी थी, और ये जो पावर थी वो किसके हाथ में चली गई थी, शोगुन्स के हाथ में. किसके हाथ में, शोगुन्स के हाथ में. तो 12th सेंचुरी के बाद ये जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई थी, शोगुन्स के हाथ में आ गई थी. तो ये जो शोगुन्स है ना, इन्हें एक तरह का एम्परर तो कहा जाता है, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाता है, इसे एम्परर कहा जाता है. रियल में थे या नहीं थे, ऐसा कुछ भी हमें सोर्सेज के थ्रू या कोई एविडेंस नहीं मिला. तो थ्योरी में ऐसा कहा जाता है कि ये जो एम्परर थे, थ्योरीज में बताया गया है कि ये एम्परर्स जो थे एग्जिस्ट करते थे. उसके बाद एक टाइम पीरियड आया था, दैट इज 1603 टू 1867. 1867. तो इस टाइम पीरियड पे एक फैमिली थी जिसे तोकुगावा कहा जाता है. क्या कहा जाता है, तोकुगावा फैमिली, जो बिलोंग तो करती थी शोगुन फैमिली से ही, मतलब उसी की एक और क्लास है ये. और उसने क्या किया था, यहाँ पर जो पोजीशन थी शोगुन्स की वो ले ली थी. किसने ले ली थी, तोकुगावा फैमिली ने. ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक. तो ये जो पूरी की पूरी कंट्री थी ना, यानी जापान जो था वो डिवाइडेड था 250 डोमेन्स में, यानी छोटे छोटे पार्ट्स थे उसके, 250 डोमेन्स थे. और उनके ऊपर जो रूल कर रहा था उसे कहा जाता था लॉर्ड्स. ठीक है. और जापानीज लैंग्वेज में या अकॉर्डिंग टू जापानीज उन्हें कहा जाता था दैम्यो. क्या कहा जाता था, दैम्यो. तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि दैम्यो कौन हुआ करते थे, कितनी डोमेन्स थी जापान की, किसने किस टाइम पीरियड पे वहाँ पे रूल किया था. तो जो शोगुन थे ना, उन्होंने इन लॉर्ड्स को ऑर्डर कर दिया था कि ये जो लॉर्ड्स हैं ये कहाँ स्टे करेंगे, कैपिटल्स में. कहाँ स्टे करेंगे, कैपिटल्स में, क्योंकि शोगुन्स ने ऐसे उन्हें क्या कह दिया था, ऑर्डर दे दिया था. और वो कौन सी कैपिटल में, उसका नाम था ईडो. ईडो मीन्स जो आज के टाइम में मॉडर्न
टोक्यो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो थे, और जो ये शोगुन थे, इन्होंने ना केवल लॉर्ड्स पे कंट्रोल किया हुआ था, और इन्होंने मेजर सिटीज़ और माइंस पे भी अपना कंट्रोल किया हुआ था, मेजर माइंस एंड सिटीज़ पे भी। और ये जो डैम्यो थे और शोगुन्स थे, शोगुन्स और डैम्यो मीन्स लॉर्ड्स, जो शोगुन्स के अंडर रह के छोटे छोटे डोमेन्स पे अपनी रूलिंग किया करते थे। इन्हें जो प्रोटेक्शंस दिया करते थे, जिन्हें वॉरियर्स कहा जाता है, उन वॉरियर्स को जापानीज लैंग्वेज में समुराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुराई। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो गया, समुराई। और जब 16वीं सेंचुरी का एंड होने वाला था, तो 3 मेजर चेंजेस जो थे वो जापान में किए गए थे। 3 मेजर चेंजेस। फर्स्ट वन इज़ कि जो पीजेंट्री है, यानी जो किसान लोग हैं, वो कोई भी आर्म नहीं रख सकते, कोई भी हथियार नहीं रख सकते। तो उन्हें क्या कर दिया था? डिसआर्म्ड कर दिया था। वहाँ पर आर्म्स, वेपन्स रखने की जो परमिशन थी, वो सिर्फ समुराइज को थी, यानी वॉरियर्स को थी। समुराई जो थे सिर्फ वही वेपन्स और आर्म्स रख सकते थे, ताकि वहाँ पे क्या बना रहे? पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे। फर्स्ट मेजर चेंज क्या था कि जो किसान थे वो कोई भी वेपन्स या कोई भी हथियार नहीं रख सकते थे। हथियार रखने की परमिशन सिर्फ समुराई को थी, ताकि जो वो डैम्योज हैं या डोमेन्स हैं, वहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे। दूसरा जो चेंज हुआ था वो ये हुआ था कि डैम्योज को कहा गया था, यानी लॉर्ड्स को कहा गया था कि वो अपनी कैपिटल के अंदर ही स्टे करेंगे, और उनके पास क्या रहेगी? फुल ऑटोनॉमी रहेगी। फुल ऑटोनॉमी मतलब हर तरह का जो डिसीज़न है, कंट्रोल है, वो उनके हाथ में रहेगा। तो ये 2 मेजर चेंजेस जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ पीजेंट्री डिसआर्म कर दी गई, समुराई को सिर्फ वेपन्स रखने की इजाज़त थी, और सेकंड डैम्यो क्या थे? उन्हें कैपिटल्स में रहना पड़ेगा और उनके पास फुल ऑटोनॉमी थी। जैसे हमने पहले भी बात की कि जो डैम्योज थे वो कैपिटल में रह रहे थे। और जो थर्ड चेंज किया गया वो ये चेंज किया गया कि लैंड सर्वे किया गया, जिससे ये पता चल सके कि इस लैंड का एक्चुअल ऑनर कौन है और टैक्स पेयर कौन है, ताकि उनसे क्या किया जाए? टैक्स की कलेक्शन की जाए, और एक स्टेट को या एक कंट्री को रेगुलर इनकम हो सके। क्या हो सके? रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम की बेसिस पे, यानी रेगुलर इनकम को स्टार्ट करने के लिए लैंड का सर्वे किया गया, एक्चुअल ऑनर और टैक्स पेयर ढूंढे गए, सो दैट कि जो कंट्री है उसे कोई ना कोई इनकम जो है वो कलेक्ट होती रहे। और जो डैम्योज की कैपिटल थी वो सबसे बड़ी कैपिटल बन गई, बिगेस्ट कैपिटल बन गई। और वो कब बनी? जब मिड 17वीं सेंचुरी हुई, यानी 17वीं सेंचुरी के मिड तक। तो डैम्योज की जो कैपिटल थी वो बिगेस्ट कैपिटल हो गई थी। और जापान की जो कैपिटल थी ईडो, जिसको आज के टाइम में मॉडर्न टोक्यो कहा जाता है, उस टाइम पे वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी मानी जाती थी। सिर्फ यही नहीं, 2 मेजर सिटीज़ और भी थी जापान के पास, जिसका नाम है, फर्स्ट वन इज़ ओसाका एंड अदर इज़ क्योटो। क्योटो वो सिटी थी जिसके एम्परर जो थे, फर्स्टली उन्होंने यानी 12वीं सेंचुरी से पहले वहाँ पर रूल किया था। और ऐसा कहा जाता है कि हाफ ऑफ डजन जापान के पास क्या थे? कासल्स थे।
और उनकी जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पीरियड पे 50,000 से ज़्यादा की थी। यानी ऐसा कहा जाता है कि यूरोपियन कंट्री में ये जो पॉपुलेटेड एरिया था वो 1 या 2 थे, लेकिन जापान एक ऐसा था जिसके पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे एरियाज़ थे। मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में एक ही ऐसी सिटी हुआ करती थी जो लार्ज पॉपुलेटेड या लार्ज सिटी मानी जाती थी, लेकिन जापान के पास उस टाइम 3 सिटीज़ थी। तो हम कह सकते हैं कि जो जापान है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था उस टाइम पीरियड पे। और यही नहीं, उसने क्या किया, इकोनॉमिकल जो सिस्टम है वो भी स्टार्ट कर दिया था। यानी मनी क्रेडिट करना, फाइनेंशियल सिस्टम जो था वो उस टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो गया था। लेकिन एक पर्सन को जब इवैल्यूएट किया जाता था ना वहाँ पर, यानी इवैल्यूएशन ऑफ जो पर्सन होता था वो मॉनेटरी बेसिस पे नहीं होता था। वो पैसा नहीं देखा जाता था कि किसके पास कितना पैसा है, उस बेसिस पे उसका जो स्टेटस था वो डिफ़ाइन नहीं किया जाता था, बल्कि वो डिफ़ाइन किया जाता था उसकी एजुकेशन के बेसिस पे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। उसकी मेरिट के बेसिस पे उसे क्या किया जाता था, इवैल्यूएट किया जाता था। जिसकी जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो सोसाइटी में उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, उसका उतना ही ज़्यादा स्टेटस माना जाता था। और हम कह सकते हैं कि जो जापान था वो फास्ट ग्रोइंग कंट्री था, फास्ट डेवलपिंग कंट्री था। और यहाँ पे एक जो कल्चर है इसका वो भी बहुत ज़्यादा जो था फास्ट ग्रोइंग कल्चर बन गया था। और जो लोग थे ना वहाँ पे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। क्या करते थे? पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और सिर्फ ये बात कैसे पता चली, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग हैबिट्स को फुलफ़िल करने के लिए, रीडिंग नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बुक्स को रेंट पे दिया जाता था, बुक्स ऑन रेंट। और वो रेंट क्या लिया जाता था? 1 बॉल ऑफ नूडल्स। यानी एक बॉल ऑफ नूडल्स के बदले आप क्या ले सकते हैं? एक बुक ले सकते हैं, रेंटेड बुक ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से ये पता चला कि वहाँ पर जो था रीडिंग जो था लोगों का फॉन्ड ऑफ था, बहुत ज़्यादा शौकीन थे वहाँ पे लोग पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ वहाँ पे जो प्रिंटिंग थी वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। क्या हुई थी? प्रिंटिंग भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी। और सिर्फ यही नहीं, जापान जो था उसे बहुत ज़्यादा रिच कंट्री माना जाता था। क्या माना जाता था? रिच कंट्री माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि वो अपनी कंट्री में इंपोर्ट किया करता था लग्जरीज आइटम्स को। किसको? लग्जरीज आइटम्स को। देखो, एक होती है नीड आइटम्स, और जब हमारी नीड फुलफ़िल हो जाती है तो हम किसकी तरफ मूव करने लग जाते हैं? लग्जरीज़ की तरफ। जैसे अगर हम समर की बात करें तो समर में हवा के लिए, यानी समर को गर्मी को दूर करने के लिए, हॉट टेम्परेचर को दूर करने के लिए, तो हमारी जो नीड होगी दैट इज़ फ़ैन। ठीक है, अगर फ़ैन से आगे चलें तो कूलर, और कूलर के आगे जब हम बढ़े, यानी कूलर से जब हम आगे डेवलप कर जाते हैं तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? एसीज़ की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? एसीज़ की तरफ। तो फ़ैन जो थी वो हमारी नीड थी, कूलर क्या हो गई? लग्जरी आइटम हो गई, और एसी भी क्या हो गया? लग्जरी आइटम। तो जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो हम लग्जरीज आइटम की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो जापान जो था वो इम्पोर्ट कर रहा था लग्जीरियस आइटम को, यानी महंगी महंगी आइटम्स को। जैसे सिल्क वो ले रहा था चाइना से, और टेक्सटाइल्स वो ले रहा था इंडिया से। और इंपोर्ट तो कर रहा था, लेकिन वो एक्सपोर्ट क्या कर रहा था? बदले में क्या दे रहा था? यानी एक्सचेंज में क्या दे रहा था? वो गोल्ड एंड सिल्वर। क्या दे रहा था? गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि जो जापान था वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग था। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि जो ये तोकुगावा फैमिली थी या जो डायनेस्टी थी, उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि हम गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था? गोल्ड और सिल्वर कम होता जा रहा था। और जो सिल्क है वो चाइना से ना मंगवा के हम खुद की इंडस्ट्री लगाएंगे, और वो इंडस्ट्री कहाँ लगाई जाएगी? निशिजिन नाम की जगह पे लगाई जाएगी, जो कहाँ थी?
क्योटो में थी, और वहाँ की जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी, और जो सिल्क भी थी वो बेस्ट क्वालिटी की थी। और भी अदर डेवलपमेंट्स जो हुए थे वहाँ पर हुए थे, जापान के अंदर स्टॉक मार्केट होने लगी थी राइस की, और इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था। और जो लोग थे वहाँ पर एंशियंट रीडिंग को प्रेफर करते थे, वो रीडिंग करते थे लिटरेचर की। पहले क्या होता था कि जो जापानीज़ थे वो ऐसा माना करते थे कि वो कहाँ से माइग्रेंट होके आए हैं, चाइना से। कहाँ से माइग्रेंट होके आए हैं, चाइना से। लेकिन जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते गए, उनकी जो नॉलेज थी वो एनहांस होती गई, तो उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया, या उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो जापान है वो अपना एक ओरिजिनेशन है, मतलब वो किसी से माइग्रेंट होकर नहीं आया है। जापान जो है वो खुद गॉड गिफ्टेड है। जापान जो आइलैंड है वो एक ऐसा आइलैंड है जिसे गॉड ने क्रिएट किया है। और जो यहाँ के एम्परर्स थे, यानी जापानीज एम्परर्स थे, वो कौन थे, डिसेंडेंट्स ऑफ सन गॉडेस, यानी जो सन गॉडेस थी उसके वंशज थे, ऐसा कहा जाता है। हम कोई चाइना चुना से नहीं आए हैं, हम एक भगवान ने क्रिएट किया है, हमारी जो लैंड है उसे भगवान ने क्रिएट किया है, और हमारे एम्परर जो थे वो सन गॉडेस के डिसेंडेंट थे। तो ये सारी जो बातें हैं वो बुक्स में मेंशन की गई हैं। एक बुक का नाम जो है वो आपकी यहाँ दे रखा है, एक स्टोरी का नाम दे रखा है, दैट इज़ टेल ऑफ द ज़ेंजी। ठीक है, तो इसमें ये सारी जो बातें हैं वो बताई गई हैं कि जो चाइना है वो, चाइना से हम लोग जो हैं माइग्रेंट होकर नहीं आए हैं, हमारी खुद की एक पर्सनालिटी है, हमारी खुद की एक एग्जिस्टेंस है, और हमें गॉड ने क्रिएट किया है, हमारे आइलैंड को गॉड ने क्रिएट किया है, और हमारे जो एम्परर्स रहे थे वो भी क्या हैं, सन गॉडेस के डिसेंडेंट्स हैं। तो बहुत ही इजी और मज़ेदार टॉपिक था ये जापान का पॉलिटिकल सिस्टम। इसके बाद आपको टेल ऑफ जेंजी दिया हुआ है जिसे आपने सेल्फ रीडिंग करनी है। उसके बाद जो हमारा कल का लेक्चर होगा वो मीजी रिस्टोरेशन से होगा रिलेटेड। आफ्टर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, अदरवाइज डोंट फॉरगेट टू डू योर वर्क टाइमली एंड डोंट फॉरगेट टू pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.